नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज इस अंक में हम बात करेंगे केरल की राजनीति की। चूंकि केरल में लाल सलाम मतलब वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, एलडीएफ की सरकार है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की, जहां सबसे बड़ी पार्टी एलडीएफ में सीपीएम है, फिर सीपीआई है। वहीं दूसरी तरफ उसका सीधा मुकाबला केरल की राजनीति में लगातार 5वें दशक से ही, आजादी के बाद से ही वहां सीधा मुकाबला रहा है एलडीएफ और यूडीएफ की, मतलब यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस और दूसरी बड़ी पार्टी है वहां मुस्लिम लीग। तो अब हम समझते हैं इस वीडियो में कि कैसे केरल की राजनीति लगातार बदल रही है। वहां लाल सलाम वाले जो मतदाता हैं, जो कम्युनिस्ट मतदाता हैं, वो कहां जा रहे हैं, ये हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो इसके लिए 2-3 उदाहरण मैं समझता हूं पर्याप्त होगा समझने के लिए। एक तो सबसे पहले अभी देखा आपने कि जिस प्रकार से वहां स्थानीय निकाय के चुनाव हुए केरल में, तो एक तिरुवनंतपुरम जो केरल की राजधानी है, वहां त्रिवेंद्रम, तो तिरुवनंतपुरम जहां से सांसद हैं शशि थरूर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वहां 45 वर्षों से कब्जा था वहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर सीपीएम की, एलडीएफ की। 45 वर्षों का मतलब 1980 से लगातार वहां एलडीएफ का कब्जा था। उस कब्जा को तोड़ा किसने? यूडीएफ ने नहीं तोड़ा। मतलब यूडीएफ मतलब कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें यूडीएफ में मैंने बताया मुस्लिम लीग दूसरे नंबर की पार्टी है। तो वहां केरल में मतलब कांग्रेस ने, यूडीएफ ने नहीं तोड़ा एलडीएफ के वर्चस्व को, बल्कि तोड़ा किसने? भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। और बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का मेयर इस बार जो है वहां बनने जा रहा है तिरुवनंतपुरम में। वहीं दूसरी तरफ कासरगोड जहां पर कि लगभग आप कह सकते हैं 45% मुस्लिम मतदाता हैं, वहां पर 24 सीटें हैं स्थानीय निकाय की, जिसमें 23 सीट लड़ती है मुस्लिम लीग और 1 सीट लड़ती है कांग्रेस पार्टी। वहां पर क्या हुआ? वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनी है यूडीएफ और मुस्लिम लीग कह लीजिए, क्योंकि यूडीएफ का वहां जो सीटें हैं सब 23 सीटें लड़ती है वहां 24 में सीपीएम मतलब मुस्लिम लीग, और 1 सीट लड़ती है कांग्रेस पार्टी। तो वहां जो है दूसरे नंबर की पार्टी कौन बनी है? भारतीय जनता पार्टी। मतलब सेकंड पोजीशन पर कौन है? बीजेपी है। पहले नंबर पर कौन है? कांग्रेस है। और तिरुवनंतपुरम में पहले नंबर पर है बीजेपी, दूसरे नंबर पर है एलडीएफ मतलब कम्युनिस्ट पार्टियां। अब समझिए कि वहां की राजनीति क्या है। मित्रों, आज से अगर कुछ वर्ष पहले जाएंगे हम, तो आजादी के बाद 3 ऐसे राज्य रहे हैं देश के जहां पर कि कम्युनिस्ट पार्टियां लंबे समय तक सत्ता में रही है। वो राज्य है बंगाल, जहां 33 वर्षों तक शासन रहा लगभग, ज्योति बसु, फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य। उसके बाद दूसरी राज्य है त्रिपुरा, जहां पर भी 3 दशक तक लगातार जो है वहां भी कम्युनिस्ट पार्टी लगभग शासन में रही। और तीसरा राज्य है केरल। तो कम्युनिस्ट पार्टियां उखड़ गई बंगाल से। ममता बनर्जी ने 2011 में जो उखाड़ा कम्युनिस्टों को, तो लगभग समाप्त हो गई। अब जीरो है वहां बंगाल की राजनीति में। त्रिपुरा में बीजेपी ने उखाड़ा, साफ एकदम छीन लिया, और उसके बाद से लगभग वहां भी कम्युनिस्ट पार्टी लगभग खत्म होने के कगार पे है। अब तीसरा राज्य है जो एकमात्र राज्य है जो वामपंथियों के पास है, लाल सलाम वालों के पास है, केरल। अब ये राज्य भी जो अभी निकाय चुनाव हुए हैं, उसमें कांग्रेस वहां पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई है। दूसरे नंबर पे पूरे राज्य स्तर पर है एलडीएफ है, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। लेकिन ऐसा ही तो बंगाल में भी हुआ था, ऐसा ही तो त्रिपुरा में भी हुआ था। जब वामपंथ उखड़ा था तो पहले जो चुनौती दिया वही थे दूसरे नंबर पर। लेकिन दूसरे से तीसरे नंबर पर जाने में कम्युनिस्टों को भी समय नहीं लगता। यह कम्युनिस्ट पार्टियों का इतिहास रहा है। चाहे बंगाल की राजनीति देख लीजिए आप,
या फिर 2011 में कम्युनिस्ट पार्टियां नंबर 2 पोजीशन पर थी, आज कहां है? 0 पे है। त्रिपुरा का भी वही हाल था, केरल में भी क्या ऐसा ही दिख रहा है कुछ? तो जवाब है हां, केरल में पार्टी केवल कमजोर नहीं हो रही, क्योंकि पार्टी का साथ जो है मतदाता छोड़ते जा रहे हैं। जो समर्थक वर्ग हैं वो अपना अपना आसरा जो है समाज के विभिन्न वर्ग अलग अलग जगहों पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। कैसे? देखिए आप, अगर हम राष्ट्रीय राजनीति और केरल की राजनीति को दोनों को मिलाकर देखेंगे तो कुछ समझ में आएगी चीजें। जैसे आप देखिए मुसलमानों का, चूंकि केरल में इसलिए मैं बात कर रहा हूं मुसलमानों की, चूंकि 25% की आबादी है मुसलमानों की और 20% की आबादी है लगभग क्रिश्चियंस की वहां पर। तो सबसे पहले समझिए कि ये दोनों जो अल्पसंख्यक आबादी है मुसलमानों की और क्रिश्चियन की, प्रायः पहले एक साथ हुआ करती थी, कभी कांग्रेस के साथ, कभी लेफ्ट के साथ, मतलब कभी एलडीएफ के साथ, कभी यूडीएफ के साथ। लेकिन विगत 2014 के बाद से जो दिल्ली की राजनीति बदली, मोदी युग शुरू हुआ देश की राजनीति में, और जिसका प्रभाव धीरे धीरे केरला की राजनीति पर भी पड़ता गया है, तो अब परिणाम क्या स्थिति दिख रही है? दिख ये रहा है कि ये जो अल्पसंख्यक वर्ग के दोनों जमातें हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन, जो पहले वैचारिक आधार पर विभक्त थी, मतलब कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ भी लोग थे और कांग्रेस के साथ भी हुआ करते थे, तो इसमें कोई धार्मिक विभाजन था ऐसा नहीं था। दोनों मुस्लिम समाज से भी और क्रिश्चियन समाज से भी लोग कांग्रेस के साथ भी और कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ भी हुआ करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? एक तो नरेंद्र मोदी का उदय, दूसरा राहुल गांधी का 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हारने के बाद वायनाड सीट से चुनाव लड़ना और जीतना, फिर राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद प्रियंका गांधी का वहां से चुनाव लड़ना और जीतना। मतलब गांधी परिवार जिस तरीके से केरल की राजनीति में सुपर डुपर एक्टिव होती गई, वैसे वैसे मुसलमानों मतदाताओं का ध्रुवीकरण विचारधारा के आधार पर न होकर धर्म के आधार पर होता गया, और वो अब सीधा सीधा कह सकते हैं कि मुस्लिम मतों में विभाजन कम है, और वो मुसलमान मतदाताओं को लगता क्या है कि अगर नरेंद्र मोदी को देश की गद्दी से हटाना है, सरकार से हटाना है, तो फिर राहुल गांधी के साथ खड़ा होना होगा। ठीक, तो अब वो सब के सब जो है वो कांग्रेस के साथ दिखते रहे। अब उसकी प्रतिक्रिया जो दूसरा अल्पसंख्यक समूह है क्रिश्चियंस का, उस पर उसका प्रतिक्रिया हुआ, जिसे हम कहते हैं ना पोलराइजेशन के खिलाफ काउंटर पोलराइजेशन। तो कई ऐसे मुद्दे, चाहे वो वक्फ एक्ट का मामला हो, चाहे वो प्रेम प्रसंग का मामला हो, लव जिहाद कह लीजिए, या इस तरह के जितने भी मामले हुए, उससे कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम लीग टाइप की पॉलिटिक्स है वहां केरल की राजनीति में, उससे क्रिश्चियन समाज को भी लगा कि भाई बीजेपी के रूप में जो है उनको कोई, मतलब वो दोनों लैंड जिहाद, लव जिहाद वगैरह से बचाने के लिए, छोड़ो यार सोनिया गांधी की पार्टी, एके एंटनी की पार्टी, मतलब समझ रहे हैं आप, सोनिया गांधी एके एंटनी की पार्टी का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो इन लोगों की पार्टी को छोड़ो और जुड़ो किससे? बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी ही इनको सबक सिखा सकती है, बीजेपी ही इनको लैंड जिहाद, लव जिहाद, क्योंकि लैंड जिहाद और लव जिहाद केवल केरल के 55% हिंदुओं के साथ नहीं बल्कि क्रिश्चियन के साथ भी होता है। ठीक है, तो अब वो क्रिश्चियन धीरे धीरे नरेंद्र मोदी में अपना रक्षक ढूंढ रहे हैं, बीजेपी में अपना रक्षक ढूंढ रहे हैं, और साथ ही बीजेपी लगातार जो है वहां आप देखेंगे कि अपना, जैसे सदानंद मास्टर को मंत्री बनाना केंद्र में, ठीक है, राज्यसभा में लाकर फिर मंत्री बनाना, इस प्रकार के कई ऐसे फैसले बीजेपी ने लिए। केरल से एक लोकसभा सीट जीतना, फिर उस जीते हुए सांसद को केंद्र में मंत्री बनाना, फिर शशि थरूर का जो जिस प्रकार का एक्टिविटी 6 महीने से लगातार बयानबाजी रहा है, उससे भी बीजेपी को ताकत मिली केरल में, और परिणाम आपके सामने है कि क्रिश्चियन मतदाता अब अपने आप को, जो कभी कांग्रेस के पक्ष में
पलड़ा झुका हुआ होता था क्रिश्चियन का, वैसे मैंने बताया वैचारिक आधार पर ही बटे होते थे कांग्रेस में। वहां धार्मिक ध्रुवीकरण कम था, वैचारिक ध्रुवीकरण ज्यादा था। लेकिन अब वो ध्रुवीकरण धार्मिक ज्यादा हो रहा है, और चूंकि लैंड जिहाद और लव जिहाद से उनको लगता है कि बचाने में कम्युनिस्ट पार्टियां अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण सक्षम नहीं है, केवल बीजेपी ही बचा सकती है। इसलिए अब वो क्रिश्चियन मतदाता जो 20% हैं केरल में, धीरे धीरे भाजपा का दरवाजा खोल रहे हैं और बीजेपी में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। शेष जो हिंदू समुदाय है 55% मतदाता, वो तो निश्चित रूप से जाति में बटा हुआ है। तो इसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय स्तर पर जो कुछ सोशल इंजीनियरिंग करने का प्रयास किया है, उसका असर यह हुआ है कि केरल में अब वैचारिक राजनीति कम, बल्कि जातिगत और धार्मिक ध्रुवीकरण ज्यादा है। और इस जातिगत धार्मिक ध्रुवीकरण के चक्कर में वामपंथ का वैचारिक राजनीति लगभग अब कह सकते हैं आप कि फर्श पर आता हुआ दिख रहा है। अभी पूरा परिणाम नहीं दिखेगा आपको तब तक जब तक कि वामपंथी दल वहां पर एलडीएफ वहां सत्ता में है। ठीक है, आप याद कीजिए बंगाल में भी नहीं दिखा था, त्रिपुरा में भी नहीं दिखा था। चूंकि जब तक सत्ता में आप होते हैं तब तक आपकी कई कमियां उजागर होकर नहीं आती, और कई समाज के वर्ग इसलिए भी आपके साथ होते हैं जिससे कि वो सत्ता का कोपभाजन नहीं बनना चाहते, विशेषकर वैसे राज्य में जहां पर शासन में वामपंथी दल होते हैं। आप याद कर लीजिएगा बंगाल का, केरल का जो राजनीतिक इतिहास है पार्टीगत संघर्ष की, उसमें हिंसक संघर्ष का भी बहुत बड़ी मतलब जबरदस्त भूमिका रही है। अभी जो मैंने बताया ना कि सदानंदन मास्टर, ठीक है, उनके साथ जो घटना घटी थी उसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ही थी। नहीं, कई ऐसे उदाहरण हैं केरल में, और जो वामपंथ की पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ संघर्ष, फिर बाद में बीजेपी के और आरएसएस के स्वयं सेवकों के साथ संघर्ष, पूरे देश को पता है। ठीक है, तो अभी स्थिति ऐसी बनती हुई दिख रही है ना कि जो पहले वैचारिक आधार पर विभाजन था वहां एलडीएफ और यूडीएफ के बीच, वो विभाजन अब धीरे धीरे जातिगत और धार्मिक होता जा रहा है। और न केवल बंगाल त्रिपुरा से उदाहरण, बल्कि देश के अन्य राज्य भी, आप चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, ऐसे राज्य भी थे मित्रों जहां पर कि सीमित क्षेत्रों में पहले कम्युनिस्ट पार्टियों का, सीपीआई सीपीएम का प्रभाव हुआ करता था। लेकिन वो प्रभाव खत्म कैसे हुआ, घटा कैसे? आप याद होगा आपको, ये सब के सब मंडल के दौर में और मंदिर के आंदोलन के दौर में, राम मंदिर आंदोलन और मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद जो जातिगत और धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ देश के अंदर, उसी के साथ जैसे जैसे ध्रुवीकरण तेज होता गया, जातिगत और धार्मिक ध्रुवीकरण, वैसे वैसे कम्युनिस्ट पार्टियों का आधार, लाल सलाम का आधार घटता चला गया। और आज आप कह सकते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्य, आंध्र प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टियों का अच्छी उपस्थिति हुआ करती थी। लेकिन अब वो सब के सब लगभग समाप्त हैं। कई औद्योगिक राज्यों में, महाराष्ट्र वगैरह में कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी जहां पर कि उद्योग पर्याप्त मात्रा में थे, तो वहां पर ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स के माध्यम से कम्युनिस्ट पार्टियों का बड़ा प्रभाव हुआ करता था। आज वो सब समाप्त हो गई। ठीक है, तो यही स्थिति लगभग केरल की होती जा रही है कि लाल सलाम बोलने वाले लोग दो भागों में बंटते जा रहे हैं। ठीक है, और आने वाले दिन में जो स्थिति बनती दिख रही है कि वहां भी शायद एलडीएफ के बदले बीडीएफ दिखे। बीडीएफ मतलब भगवा डेमोक्रेटिक फ्रंट। कितने सहमत हैं आप, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक बातें पहुंच सके। और यदि अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।